अब देखो वाष्पीकरण क्या है। वाष्पीकरण पदार्थ की वह अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। क्या अपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिनमें बिना क्वथनांक पर पहुंचाए हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो एटमॉस्फेयर एटीएम गैसीय दाब के मापने का मात्रक क्या होता है। गैसीय दाब के माप का मात्रक एटमॉस्फेयर एटीएम होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल पीए होता है और एक एटीएम बराबर 1.01 × 10⁵ पीए होता है। और वायुमंडल में वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्यतः दाब कहा जाता है। अब देखो गीले कपड़े सूखते जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ। हम जानते हैं कि द्रवों पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित ताप पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्राओं में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्प कहते हैं। देखो क्वथनांक से कम ताप में द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। अब देखो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, क्रियाकलाप के माध्यम से समझने वाले हैं। तो देखो 14 क्रियाकलाप में देखो एक परखने लिए 5 ml जल लें और उसे खिड़की के पास पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रखें। चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी में रख दें। कमरे के ताप को नोट करें। इस सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय का या दिन को नोट करें। बारिश के दिनों में इस क्रियाकलाप को करके अपने प्रेक्षकों को लिखिए। वाष्पीकरण के निम्न तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। तापमान का प्रभाव सतह पर क्षेत्र और वायु की चाल है। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हमें उन्हें फैला देते हैं। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जैसे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। और इंपोर्टेंट कर लो, वायु में विद्यमान जल वाष्प की जो मात्रा है उसे आर्द्रता कहते हैं। और किसी निश्चित ताप पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल होता है। वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। देखो वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज़ वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज़ होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास की कोई जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या हो जाता है, इसके कण आपकी हथेली पर या आसपास की से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हथेली पर शीतलता महसूस होती है। अब देखो तेज़ धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतलता बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतलता होने के और उदाहरण दे सकते हैं। गर्मियों में हमें सूती वस्त्र क्यों पहनने चाहिए। तो देखो शारीरिक प्रक्रिया के दौरान गर्मी में ये हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे क्या हमें शीतलता मिलती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास के ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर के अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना हमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। अब देखो बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं। तो किसी बर्तन में हम बर्फ़ जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आने लगेगी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आते हैं। अब देखो इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न दे रखा है, गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो इसका देखो, गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल में जल वाष्प बहुत कम होती है और इस कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जब कूलर चलता है तो उसका जल अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा अपने वातावरण से लेता है और तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। वाष्पन के कारण कूलर के अधिक ठंडा होता है। अब देखो गर्मियों के घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो इसमें देखो गर्मियों में वायुमंडल में जल वाष्प कम हो जाती हैं, जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती हैं। घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे पानी धीरे धीरे रिसता रहता है
और जो वाष्पन के लिए ऊष्मा जल से वह वायुमंडल से लेता है, जिससे ठंडे घड़े के आसपास का वातावरण क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और घड़े का पानी क्या ठंडा रहता है। अगला प्रश्न देखो, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली क्यों ठंडी हो जाती है? तो एसीटोन, पेट्रोल या इत्र वाष्पशील पदार्थ हैं। जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो ये क्या है, हाथ की गर्मी के कारण इनका वाष्पन तेज़ी से हो जाता है और इससे के लिए यह ऊर्जा हथेली से लेते हैं, जिससे क्या वह ठंडी हो जाती है। अब देखो, कप की अपेक्षा प्लेट की में हम गर्म दूध या चाय जल्दी ठंडी क्यों होती है? तो देखो, कप का क्षेत्रफल कम होने के कारण चाय व दूध का वाष्पन धीरे होता है और वह देर में ठंडी होती है तथा पीने में देर लगती है, जबकि जो प्लेट का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण क्या होता है, वाष्पन तेज़ी से होता है और चाय का दूध जल्दी ठंडे हो जाते हैं। अतः प्लेट में दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि क्या इनसे आप पसीने की अधिक अवशोषण हो जाता है और जो क्या वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? तो देखो, द्रव क्या है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव 3 अवस्था में विद्यमान है, ठोस, द्रव और गैस में। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैसों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। ठोस के कणों में ठोस को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैस के लिए यह अधिकतम, द्रवों के लिए मध्यवर्ती। अब देखो, ठोसों के लिए अनेक कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल कर संकलित हो जा सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता, इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। अब देखो, पदार्थ की अवस्थाएं अथवा परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना क्या सीधे क्या होता है, गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। वाष्पीकरण एक सतत ही परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्र, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, ताप, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। सगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके सगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। देखो, कुछ माप जिन्हें योग्य जो उनके मात्रा की राशियाँ और उनके मात्रा और प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, जैसे केल्विन तापमान को हमेशा केल्विन में मापा जाता है, ऐसा ही मात्रक होता है, उसको के से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई का जैसा ही मात्रक मीटर होता है, इसे एम से लिखते हैं, स्मॉल एम। सहती जो किलोग्राम है उसको केजी में लिखते हैं। भार जो होता है न्यूटन, उसे एन से लिखते हैं। आयतन जो क्या होता है घन मीटर होता है, जिसे एम क्यूब के रूप में लिखते हैं। और घनत्व जिसे किलोग्राम प्रति घन मीटर, जिसे केजी घात -3 लिखते हैं। और दाब जिसे पास्कल पीए लिखते हैं। इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर पदार्थ की आसपास के जो समाप्त हो गया। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।